हाय सभी प्यारे बच्चों को बहुत बहुत सुबह की हार्दिक बधाई। आज से मैं प्रारंभ करने जा रहा हूँ क्लास 10th की मैथ सेशन, जो कि बीच में गैप चला गया था। आप सभी ने देखा था कि मैंने 2.3 तक करवा दिया था, उसके बाद ब्रेक ले लिया था। ब्रेक का कारण क्या था कि थोड़ी अनियमितता थी, इधर उधर जाना था, बहुत कार्य थे, इसलिए ब्रेक हो गया था। अब मैं पुनः अस्थायी रूप से लखनऊ में स्थिर हो चुका हूं। अब मैं प्रॉपर वे से आपको वो जो पीछे करा चुका हूं, अगर आप लोग को नहीं समझ में आया हो तो उसको भी कराऊंगा, लेकिन अगर आपको समझ में आया हो तो आप पुरानी वीडियो देख सकते हैं, जितनी पिछली वीडियो पड़ी हुई हैं। और 2.3 तक मैं करवा चुका हूँ। उसके बाद जो 0.3 से आपका स्टार्ट होगा वहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा। बस आज मैं, चूँकि आज पहला ये सेशन था मेरा लखनऊ से, इसलिए मैं इसको सोच रहा था कि पहले एक बार पुनः जितने मेरे प्यारे बच्चे जुड़ रहे हों या जुड़े हों उन सब के लिए क्या करूं मैं कि एक नया वीडियो एक प्रोवाइड करा दूं सिलेबस के बारे में। चूँकि कुछ बच्चों को सिलेबस में बहुत संदेह है, बहुत डाउट है, और कई बार कई बच्चों ने फ़ोन किया और मैं उसका रिप्लाई मौखिक रूप से दिया भी, लेकिन मुझे लगा कि अगर ये हम एक वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा तो इससे हर बच्चों को आपको एक जो है कि सारी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। थोड़ा मैं पहले वीडियो चेक कर लेता हूँ कैसे चल रहा है या नहीं चल रहा है। ये बराबर चल रहा है। अब देखिए बच्चों, यहाँ क्या है कि एक रूप से अगर देखा जाए तो आज मैंने इस रूम से, इस स्टूडियो रूम से कह सकते हैं कि इसका शुभारंभ किया हूँ। आज श्री गणेश हुआ है। और आज देखें, अगर आप कक्षा 10 की गणित को देखें तो वो सिर्फ, आप सभी जानते हैं कि कक्षा 10 में 600 अंकों का पूरा पूर्णांक होता है, जिनमें 6 विषय होते हैं, और 6 विषयों में जो गणित है वो अकेले 100 भी नंबर का होता है। अब इन 100 नंबर को कैसे कैसे डिवाइड किया गया है ये देख लीजिए। तो 100 नंबर को बच्चों ये स्पष्ट कर दें कि 100 नंबर में जो है, ये 100 नंबर का तो पूरा पेपर होता है, जिसमें इसको क्या किया गया है, पहले तो 2 भागों में बांटा गया था। एक बांटा गया था 70 नंबर का आपका एग्जाम होगा रिटन, ये क्या है, लिखित एग्जाम होगा। ये क्या है बच्चों, लिखित एग्जाम होगा। कहाँ, ये सेंटर पे होता है, मतलब ये वार्षिक रूप में एक बार होता है। और 30 नंबर का जो होता है यह आपका क्या होता है कि विद्यालय में सत्रीय कार्य, जो आप सभी जानते हैं सेशनल वर्क्स, वो होता है, असाइनमेंट लिखा जाता है इसमें। तो 30 नंबर ये तो विद्यालय स्तर पे दिया जाता है, लेकिन ये 70 क्या होता है, आपके लिखने पर मिलता है बच्चों। और इस 70 को भी 2 भागों में बांट दिया गया, 50 और क्या किया गया 20। तो 50 अंकों का क्या होता है, आपको लिखित होता है, कह सकते हैं डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जिसमें आपको निबंधात्मक मतलब विस्तृत रूप से लिखना होता है। और 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने लगे हैं, जो आपको ओएमआर शीट पे भरने होते हैं। तो ये 3 प्रकार से आपके एग्जाम होंगे। और आप सभी को पता होगा कि ये, जैसे कि जो पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं बच्चे, तो वहाँ क्या है कि एक ओएमआर शीट है, इस प्रकार से भरी रहेगी, बनी रहेगी। इसमें मान लीजिए आपके ये 4 खाने कर दिए जाएंगे, 4, इसमें 1 2 3 4, इसमें ए हुआ, इसमें बी हुआ, इसमें सी हुआ, इसमें डी हुआ। अब मान लीजिए यहाँ कह रहा है, कोई भी क्वेश्चन कह दे, यहाँ साइंस 8 अंश का मान पूछ ले, यहाँ क्या पूछ ले, साइंस 8 का मान, तो इसमें 4 खाने रहेंगे। आपको एक भरना है कि भैया 30 अंश, 45 अंश, और इसका मान 1/2, 1/2, ऐसे करके मान दिया रहेगा, उसमें कौन सा भरना है ये आपको देखना है। तो इस प्रकार से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 20 अंक के होंगे, 30 और 50 अंक को आपको लिखना है विस्तृत रूप से, और 30 अंक आपका विद्यालय देता है, जो आप विद्यालय में कार्य करते हैं, जो वहाँ पे कापियाँ बनाते हैं, जो आप वहाँ पे प्रयोगात्मक क्रिया प्रोजेक्ट कार्य जिसको हम बोलते हैं लिखते हैं। अब यहाँ तक तो ये क्लियर हो गया बच्चों। अब आगे अगर हम चलें, आगे देखें, तो यहाँ आगे देखने पे क्या हमें प्राप्त हो रहा है कि यहाँ बच्चे देखें तो हमें 100 अंक, जो हमारे 70 अंक बच रहे हैं, उनको कैसे कैसे डिवाइड किया गया ये देखा जाए। सबसे पहले क्या किया जाए कि कक्षा 10 का जो परिचय हम देख रहे हैं, इकाई जो फर्स्ट है, इकाई फर्स्ट में संख्या पद्धति आती है। क्या आती है, पहले संख्या पद्धति, जिसको हम नंबर सिस्टम कहते हैं। तो ये नंबर सिस्टम कितने अंक का होता है, 5 अंक का होता है बच्चों। इस 5 अंक में क्या है कि आपको वास्तविक संख्या
आप पहला ही चैप्टर क्या है आपका, वास्तविक संख्या जो रियल नंबर के नाम से जाना जाता है, जो रियल नंबर के नाम से जाना जाता है बच्चों, उसको हल करना है। उसमें मुख्य रूप से पूछा क्या जाता है, जैसे यहाँ कभी पूछ लेता है कड़ी में 3 का मान, कड़ी में 5, कड़ी में 7 का, ये क्या करना है कि ये सम संख्याएं हैं, विषम संख्याएं हैं, इनको सिद्ध करना है। सिद्ध कीजिए ये अपरिमेय संख्याएं हैं, ऐसे सिद्ध करने को बोलेगा, ये सिद्ध कीजिए ये अपरिमेय संख्याएं हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या है कि कह देगा कि करड़ी में 3.5 को क्या है संख्या रेखा पे दर्शाइए, करड़ी में 4.7 को संख्या रेखा पे दर्शाइए। ये सारी चीज कहाँ पे आएंगे, आपको संख्या पद्धति के अंतर्गत आएंगे बच्चों। उसके बाद क्या है, बीज गणित। आप दूसरा जो आपका इकाई होगा, यूनिट होगा, वो बीज गणित का होता है, अलजेब्रा का बच्चों। तो अलजेब्रा में क्या करना होता है कि अलजेब्रा 18 नंबर का होता है, 18 नंबर का आपका आएगा ये अलजेब्रा। लेकिन अलजेब्रा को 4 सब यूनिटों में बांटा गया है, मतलब इनको सब इकाइयों में बांटा गया है 4 में। पहला क्या होता है, बहुपद आपका पॉलिनोमियल्स आपने पढ़ा होगा। इस पॉलिनोमियल्स, इससे क्वेश्चन आएंगे आपको, जैसे बहुपद क्या है, बहुपद की ये आपके 60 की जो ऑब्जेक्टिव थे उसमें पूछा भी जा सकता है कि दे देगा निम्न में से कौन बहुपद नहीं है, आपको टिक करना है। या आपके किसी भी क्वेश्चन पेपर में ये पूछेगा बहुपद नहीं है, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, ये सब चीजें, और बहुपद से संबंधित आपके सवाल दे देगा। उसको मैं करा चुका हूं, यदि आपको लगे पुनः कराना चाहिए तो मैं पुनः करा दूंगा। उसके बाद 2 चर वाले रैखिक समीकरण, वहां 2 चर रहेंगे, जैसे a और b 2 चर रहेंगे और इनके रैखिक समीकरण, एक रेखा वाला समीकरण इनको बनाना है, जैसे ax + b = 0। ये इस प्रकार से 2 चर वाले रैखिक समीकरण होंगे। उसके बाद आपका द्विघात समीकरण, जिनमें 2 घात होते हैं, आप सभी जानते हैं, ax + bx + c = 0 होता है। तो ये क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण। जैसे ऐसे लिखा रहा है ax² + bx + c = 0। ये कैसा है, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण का मतलब क्या है, जिनमें घात 2 हो। द्विघात समीकरण के अंतर्गत ये भी पूछा जा सकता है, जैसे इसी में घात पूछ लेगा जैसे। तो ये इसमें क्या होता है बच्चों कि द्विघात समीकरण क्या है, तो द्विघात समीकरण को आपको यहाँ ये देगा, द्विघात समीकरण से संबंधित सवाल दे देगा, उसको आपको हल करना है। अब उसको हम चैप्टर में चलेंगे तो और क्लोज तरीके से। यहाँ सिर्फ क्या हो रहा है, हम बता रहे हैं कि हमें कितना एग्जाम में कहां से कितने नंबर का क्वेश्चन आता है, इतना हमारी जानकारी। इससे ज्यादा हम जानकारी यहां नहीं देने वाले हैं, इसलिए आप परेशान मत होइएगा कि सर ने तो इसमें कुछ बताया नहीं। ये बताने वाली चीज नहीं, ये सिर्फ क्या है, यहाँ पे हमें ये बताना है कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं और कौन से किस टाइप के आते हैं। अब देखिए यहाँ क्या है बच्चों कि ये द्विघात समीकरण, लेकिन अगर बीजगणित में देखा जाए सबसे ज्यादा मूल्यवान यही 2 चैप्टर होते हैं, द्विघात समीकरण और समांतर श्रेणी। द्विघात समीकरण और समांतर श्रेणी, और तो उसके बाद फिर देखा जाए 2 चर वाला रैखिक समीकरण आएगा, फिर आखिरी में आपका बहुपद आता है। ये इस प्रकार से बटे होते हैं। आपको इसी प्रकार से पढ़ना भी है कि मतलब हमें किस पर ज्यादा फोकस करना है। उसके बाद बच्चों अब आते हैं निर्देशांक ज्यामिति। अब निर्देशांक ज्यामिति में आए, ये अकेले कितने नंबर का होता है, 5 नंबर का होता है। अब निर्देशांक ज्यामिति आप सभी ने पढ़ा होगा कि ये कार्तीय तल वाली जो कहानी होता है, ये निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत आती है। कार्तीय तल हमने कई सारे वीडियो डाल रखे हैं, चूंकि पिछले वर्ष में ही मैंने यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो डाले हैं, आप चाहें तो वहां से देख सकते हैं। और यहाँ कार्तीय तल, जैसे ये संख्या रेखा पर दर्शाना होगा कि यहाँ संख्या रेखा पे दर्शाइए, ये कार्तीय तल के अंतर्गत जैसे 1 2 3 ऐसे करके दर्शाएंगे आप। तो यहाँ निर्देशांक पूछ लेगा 3,5 कहाँ है, -3, -5 किस चतुर्थांश में पड़ता है, ये सब संबंधित चीजें किससे पूछेगा, आपका निर्देशांक ज्यामिति से पूछेगा। इसमें दूरी भी पूछ लेगा, एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच की दूरी पूछेगा। ये सारी चीजें क्या पूछेगा आपसे, ये निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत आएगा बच्चों। उसके बाद हम ज्यामिति पढ़ते हैं। अगला चैप्टर जो आपका यूनिट 4 होगा वह ज्यामिति है। तो ज्यामिति के अंतर्गत आपको ज्योमेट्री के अंतर्गत क्या पढ़ना है, ये 10 अंक का होगा, और 10 अंक में हमें त्रिभुज आता है। त्रिभुज, अब देखिए त्रिभुज कई प्रकार के त्रिभुज होते हैं, आप सभी जानते हैं। जैसे क्या हुआ आपका समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, और क्या है कि इस प्रकार से त्रिभुज रहेंगे। तो इन त्रिभुजों को हमें क्या करना है, जैसे समलंब आप कह सकते हैं कि जैसे यहाँ पे समकोण त्रिभुज हुआ, तो ये त्रिभुज से संबंधित जो सवाल बन सकते हैं ये यहाँ से पूछे जाएंगे। उसके बाद क्या है बच्चों कि यहाँ अगला इसी का सब पार्ट जो होता है वो वृत्त होता है। तो वृत्त की स्पर्श रेखा, जैसे मान लीजिए ये वृत्त हुआ,
वृत्त हुआ। अब वृत्त से क्या है, स्पर्श रेखा खींचना है। क्या करना है, स्पर्श रेखा, एक वृत्त ये हो गया, इस बिंदु से यहाँ पे स्पर्श रेखा खींचा गया ऐसे, तो ये बिंदु से क्या किया गया, स्पर्श रेखा खींचा गया, तो स्पर्श रेखा होगा। बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई, इसकी हमें लंबाई भी बतानी है। तो ये किस प्रकार से हम इस पे स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, किस प्रकार से इसकी लंबाई बता सकते हैं, इस सब की चर्चा हम इस सेशन के अंतर्गत करेंगे। ये महत्वपूर्ण है, वृत्त आपका यहाँ है, ये महत्वपूर्ण है। यहाँ से आपको अकेले ही लगभग 5 नंबर 7 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। कभी कभी ऐसे भी होता है अथवा में नंबर आते हैं, तो ये पूरे 70 नंबर का होता है, लेकिन इसमें क्या है कि अथवा वाला भी अगर जोड़ा जाए तो वो लगभग कितना हो जाता है, 2-3 क्वेश्चन अथवा में हो जाएंगे, तो वो क्वेश्चनों की नंबरों की संख्या ज़्यादा होती है, लेकिन करना तो एक ही है। जब एक करना है तो नंबर 1 का मिलेगा। आगे चलें बच्चों, तो अब त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति ये भी आपका 12 नंबर दे के जाता है। अब इस 12 नंबर को 3 पार्टों में बांट दिया जाता है। पहला त्रिकोणमिति को क्या किया जाता है, त्रिकोणमिति का परिचय। अब त्रिकोणमिति का परिचय दिलवाएंगे, उसके बाद आपका अनुप्रयोग करवाएंगे, जैसे त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग करवाएंगे, और अनुपातों का सत्यापन, जैसे एग्जाम्पल में दे दिया जाए कभी कभी साइन थीटा बराबर साइन 3 थीटा सिद्ध करो, साइन 3 थीटा सिद्ध करो, या साइन थीटा बराबर 1/cos थीटा, ये आपको प्रूव करना हो। कुछ भी चीज़ें दे देंगे उसको आपको प्रूव करना है, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल क्या है 1, इसको आपको प्रूव करना हो। तो इसको आपको प्रूव करना हो तो आप आराम से इसको प्रूव कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें किसके अंतर्गत आएंगी, ये आएंगे हमारे त्रिकोणमिति के अंतर्गत आएंगी। उसके बाद बच्चों यहीं इसी यूनिट के अंतर्गत सब यूनिट जो बनती है ऊंचाई और दूरी। ऊंचाई और दूरी बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। ऐसा कोई वर्ष नहीं जाता, ऐसा कोई पेपर, जैसे 7 पेपर बनते हैं, 7 पेपरों में से ऐसा कोई पेपर नहीं जाता जिसमें ऊंचाई दूरी का सवाल न हो। और ऊंचाई दूरी का सवाल भी होता है साथ में, ये अथवा करके भी होता है बच्चों। और उसके अलावा ये 7 नंबर का, 6 नंबर का, 5 नंबर का, मतलब ये कह सकते हैं कि सबसे लॉन्ग क्वेश्चन बनता है और सबसे आसान क्वेश्चन बनता है। ऊंचाई दूरी मुझे जहाँ तक लगता है कि ऊंचाई दूरी पूरे मैथ का सबसे सरल चैप्टर है। अगर आपने ध्यान से पढ़ लिया ऊंचाई दूरी को तो ये अकेले आपको लगभग कह सकते हैं 8-9 नंबर अकेले दे के जाता है ऊंचाई दूरी आपको। तो ऊंचाई दूरी में होता क्या है, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं मान लेता हूं कि कोई कह दिया कि एक मीनार है, मैं मान लिया ए बी मीनार है, ए बी मीनार है, और इस मीनार से किसी मकान को देखने पर, किसी इमारत को देखने पर, इमारत को देख रहे हैं हम, इस मीनार से किसी इमारत सीढ़ी को देखने पर, अब इस मीनार के शिखर से इसके पाद का अवनमन कोण, अब यहाँ पाद का अवनमन कोण बन गया, और क्या है इसके शिखर का अवनमन कोण। अब बच्चों इसको ऐसे मिला करके हम इसको क्या करते हैं, दूरी निकालते हैं। आज जरूर अगर आपने पढ़ा है तब तो सरल लग रहा होगा, लेकिन अगर नहीं पढ़ा है तो ये थोड़ा कठिन लग रहा होगा, किस प्रकार से रेखाएं खींची जा रही, कहाँ खींची जा रही। लेकिन जैसे ही इसको आप पढ़ेंगे बहुत आसान लगेगा। और मैं बता दूं बच्चों कि मैं मैथ को मस्ती के तरीके से पढ़ता हूं और मस्ती के तरीके से पढ़ाता हूं। मेरा सिद्धांत ही है कि मैं किसी बच्चे पर बर्डन नहीं डालूं। जो नहीं आ रहा है उसको 2 बार 3 बार करो, आराम से करो, धीरे धीरे करो, स्लो मोशन में करो, लेकिन इतनी बार कर लो कि वो भूले नहीं। चूँकि मैथ क्या है, एक प्रैक्टिस है, जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा आएगा। यही एग्जाम्पल के तौर पे कह दें कि अगर जो हम टेबल पढ़ते हैं, अगर टेबल को 2, 4, 10 महीने नहीं पढ़ें लगातार, उसको कभी नहीं दोहराएं, कभी काउंट नहीं करें, फिर उसके बाद एकाएक मुझे कोई बोल दे 17 का टेबल पढ़िए, तो थोड़ा कहीं अटपटा सकते हैं आप। तो इसलिए क्या है, ये एक प्रैक्टिकल है, ये प्रैक्टिकली जीवन में आता है, हमेशा काम आता है, इसलिए इसको आपको कुछ न कुछ करते रहेंगे तो याद रहता है आराम से। उसके बाद बच्चों अगर हम बात करें आगे, तो यहाँ आगे की बात चलती है इकाई 6 जो है, यूनिट 6 है, इसमें आता है आपका मेंसुरेशन। अब मेंसुरेशन बच्चों आप सभी जानते हैं कि मेंसुरेशन के अंतर्गत क्या आएगा, घन आएगा, घनाभ आएगा। अब देखिए ये क्या है, ये घन है, घनाभ क्या है, अरे घन है और घनाभ, घन बनाना है, अब घनाभ बना लीजिए आप। ये घनाभ बन गया।
घन, घनाभ। अब उसके बाद बेलन बना लीजिए, बेलन बन गया आपका। शंकु बना लीजिए, शंकु बन गया है आपका। उसके बाद गोला बना लीजिए, गोला बन गया आपका। अर्धगोला बना लीजिए, अर्धगोला बन गया आपका। क्या बन गया आपका? अर्धगोला बन गया। अब इसी में क्या होंगी? कुछ मिश्रित क्या होंगे? कुछ मिश्रित आकृतियां हो जाएंगी। जैसे ये मानिए आपका अर्धगोला हुआ, इस अर्धगोले पे क्या होगा? ये अर्धगोला तो आपका बनकर तैयार। अब इस पे क्या हो जाएगा? संख्य अध्यारोपित हो जाएगा। या फिर क्या होगा? अर्धगोला है, अर्धगोले पर ही क्या हो जाएगा? आपका बेलन बन जाएगा। आपका क्या बन जाएगा? बेलन बन जाएगा। इस प्रकार से तो ये मिश्रित आकृतियां भी आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन बच्चों अगर आपको इसका पूछा क्या जाता है? क्षेत्रफल और आयतन। अगर आपको फार्मूला इसमें याद है, क्योंकि इसमें देखिए फार्मूला याद करना पड़ेगा। और याद कैसे करेंगे? 2 से 4 बार आप इस सवाल को लगा दीजिए और सवालों को समझ लीजिए, ये कहाँ से सूत्र आ रहे हैं, तो ऑटोमेटिक आपको रट जाएगा। और जैसे ही याद हो गया, रट गया, तो फिर ये भी आपको आसानी तरीके से 10 नंबर मिलने वाले हैं। फिर आगे अगर हम चर्चा करें बच्चों, तो ये गोला, घन, घनाभ, आयतन जितने थे ये मिश्रित आकृतियां, इसका क्या पूछेगा? क्षेत्रफल पूछेगा, आयतन पूछेगा। ये यूनिट सेकंड की बात थी। यूनिट फर्स्ट में क्या था? वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल पूछेगा। अब इसमें वृत्त क्या होता है? ये वृत्त, गोला क्या है? वृत्त है। गोला तो वृत्त है, इससे संबंधित क्षेत्र आयतन पूछेगा। इसका क्या पूछेगा? क्षेत्रफल। अब मान लीजिए इसमें ऐसे आकृति बना दिया जाए, ऐसे क्या बना दिया जाए? आकृति। तो इसमें पूछ लेगा, अब इसको हम रंग दें, इसको क्या कर दें? रंग दें। तो इसमें पूछ लेगा कि रंगे हुए वृत्त में रंगे हुए भाग का क्षेत्रफल निकालिए, या वृत्त में बिना रंगे हुए भाग का क्षेत्रफल बताइए। या इसी को इस प्रकार से भी कर देगा और इसको भी रंग देगा, बताएगा वृत्त में रंगे हुए भाग का क्षेत्रफल निकालिए, वृत्त में बिना रंगे हुए भाग का क्षेत्रफल निकालिए। या कह देगा ये एक वृत्त है और इस वृत्त में यहाँ पे किसी घोड़े को बांध दिया जाता है, घोड़े के, और ये क्या है? 7 मीटर त्रिज्या वाला वृत्त है। यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी है? 7 मीटर त्रिज्या वाला वृत्त है। और यहाँ घोड़े को बांधा जाता है, या और घोड़े की रस्सी कितनी होती है? घोड़े की रस्सी यहाँ बता देगा 5 मीटर, 7 मीटर, कुछ भी बता देगा। और कहेगा कि बताइए घोड़ा कितना भाग चढ़ सकता है और कितना भाग छूटेगा। इस प्रकार से किसी भी प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आप सारे क्वेश्चनों का आसानी से, सवाल का, एग्जाम्पल का, और जो भी क्वेश्चन होंगे उसका आंसर दे पाएंगे। इस प्रकार से बच्चों ये रहा आपका यूनिट 6 यहाँ तक कंप्लीट होता है। अब अगर हम देखें यूनिट 7, तो यूनिट 7 में क्या है? सांख्यिकी तथा प्रायिकता। सांख्यिकी तथा प्रायिकता। अब देखिए बच्चों अगर हम सांख्यिकी तथा प्रायिकता की चर्चा करें तो सांख्यिकी और प्रायिकता के अंतर्गत हमें देखने को क्या मिल जाता है कि सांख्यिकी और प्रायिकता, सांख्यिकी का मतलब क्या होता है? आंकड़ा। आंकड़े में क्या आएगा बच्चों? आंकड़े में आप देखें अगर तो आंकड़े में आपको देखने को मिल जाएगा क्या? जैसे आप सभी ने देखा होगा कि आंकड़े किससे मिलेंगे? समांतर माध्य माध्यिका। इसमें क्या आएगा? समांतर माध्य माध्यिका, समांतर माध्य माध्यिका और बहुलक। समांतर माध्य माध्यिका और बहुलक, ये 3 चीज इसके अंतर्गत आएंगी बच्चों, जिसको हम क्या पढ़ते हैं? इसको हम क्या बोलते हैं? मीन, मीडियन और मोड। मीन, मीडियन, मोड। तो ये हमें समांतर माध्य माध्यिका, बहुलक, तो इसको हमें, अब समांतर माध्य निकालने की हमें 3-4 विधियां पता होती हैं, जैसे पग विचलन विधि, सामान्य विधि। इसके बाद फिर आप इसको निकालेंगे, कई विधियां होती हैं, कई विधियों से निकालेंगे। माध्यिका भी निकालेंगे, बहुलक भी निकालने का तरीका होता है। तो बहुलक भी निकालने का, जैसे बहुलक निकालने का मिनिमम 2 तरीका आपको करना ही पड़ेगा। तो इसको क्या है कि बहुलक कैसे निकालेंगे, तो इसको संबंधित हम, इससे क्या होगा? बहुलक और प्रायिकता से संबंधित टोटल 10 नंबर। लेकिन इसमें बच्चों क्या होता है कि इसमें अक्सर समांतर माध्य जो पग विचलन विधि द्वारा ही पूछता है, पग विचलन विधि द्वारा ही पूछता है ज़्यादातर, चूंकि वो सबसे लंबी विधि होती है। माध्यिका निकालने को बोल देगा, बहुलक पूछ लेगा। तो ये बहुलक आपको निकालने का, और डायरेक्ट आपको सामान्य तरीके से अगर बहुलक देखा जाए 3, 5, 7, 9, 13 और 5, 7,
5। अब इसमें पूछ ले कोई कि बहुलक कौन है, तो बहुलक क्या है, बहुलक, बहुलक का मतलब जो ज़्यादा बार आया हो, बहुलक जो बार बार आया हो। तो इसमें सबसे ज़्यादा बार कौन आया है, 3 एक बार आया, 5 एक बार आया, फिर 5 एक बार आया, फिर 5 एक बार आया। 5 कितनी बार आ गया, 3 बार आ गया, इसलिए यहाँ बहुलक क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम छोटा सा एग्जाम्पल देके और समझा दें आपको, जैसे यहाँ ऐसे हो जाए, कैसे हो जाए बच्चों कि 5 यहाँ पद दे दे और यहाँ बारंबारता दे दे, बारंबारता दे दे, तो यहाँ 5 7 9, यहाँ बारंबारता आ जाए 41 बार, 45 बार और 30 बार। यहाँ कह दे कि कौन इसमें बहुलक बताइए, तो बहुलक बताने के लिए आपको क्या करना होगा बच्चों, बहुलक बताने के लिए आप क्या करेंगे, बहुलक बताने के लिए आप तुरंत कहेंगे सबसे ज़्यादा बार क्या है, 45, लेकिन गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, 45 बार आया है, कौन आया है, 45 बार तो आया है, लेकिन कौन आया है ये हमें देखना होगा ना। तो 45 बार कौन आया है, ये 7 आया है, अर्थात बच्चों क्या होगा, बहुलक आपका क्या होगा, 7 होगा, न कि 45 होगा। चूंकि मैंने अपने कैरियर में देखा है कि बच्चे अक्सर गलतियां कहाँ कर देते हैं कि जैसे ही बड़ी संख्या देखते हैं कि अरे यार इतनी बार आया, तुरंत उसको बार वाले को कर देते हैं, जबकि वो बार आया है ना। जैसे हम कह दें कि हम आपके घर पे 30 बार आए हैं, तो 30 बार कौन आया है, हम आए हैं ना, कि 30 बार क्या है, 30 तो हमारी संख्या है, आने वाला कौन है, हम ही हैं, 30 बार कौन आ रहा है, हम ही आ रहे हैं। उसी प्रकार से बच्चों कि ये 45 बार कौन आ रहा है, 7 आ रहा है, 45 बार कौन आ रहा है, 7 आ रहा है, इसलिए यहाँ पे बारंबारता भले भी ज़्यादा, जिसकी बारंबारता ज़्यादा होगी वह पद क्या होगा, बहुलक होगा, वह पद क्या होगा, बहुलक होगा। बच्चों अगर हम बात कर लें समांतर माध्य की, तो समांतर माध्य में क्या करते हैं, जैसे सामान्य रूप से क्या करते हैं, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। जैसे हम ले 2 3 और 5, इसमें कह दें 2 3 5 नहीं, यहाँ हम रख लेते हैं 7। अब इसमें कह दें समांतर माध्य निकालिए, तो क्या करेंगे, हम तीनों पदों को जोड़ देंगे, तीनों पदों को कर देंगे, जोड़ देंगे बटे संख्या, संख्या मतलब 1 संख्या 2 संख्या 3 संख्या, तो ये हो जाएगा 3 2 5 7 12, 12 बटे क्या हो जाएगा 3, मतलब क्या हो जाएगा 3 4 12, मतलब क्या हुआ, आपका आंसर आ गया 4। तो समांतर माध्य कितना निकला, 4। ये सामान्य विधि से हो गया। अब माध्यिका भी निकालनी है तो माध्यिका भी निकाल सकते हैं आप, कोई इशू नहीं है बेटा, कहीं भी कुछ भी निकालना हो बहुत आसान तरीके से निकालेंगे। आप पहले मेरे साथ जुड़ के देखिए, आपको यकीन नहीं होगा कि मैंने कितने बेहतर तरीके से जो नहीं आता था उसको कैसे कर पाया। स्टार्ट में आपको जरूर लग रहा होगा कि कठिन है, और मेरे प्यारे बच्चे जितने मेरे से पहले पढ़ चुके हैं, जुड़े हुए हैं, उनको ये चीज़ें पता होंगी कि कैसे मैं पढ़ाता हूँ। चूँकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, मुझे खुद मेरे बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है, वो आपको मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसको पढ़ करके, सुन करके, देख करके आपको खुद बताना होगा कि मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ। तो इसलिए ये इस प्रकार से आपका ये हो गया। अब तथा प्रायिकता आ जाती है। प्रायिकता का मतलब प्रोबेबिलिटी होती है, संभावना होती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एक कोई झोला ले लें हम, कोई क्या करते हैं झोला, इसमें हम क्या है कुछ भी डाल दें, कुछ भी डाल दें। जैसे मान लीजिए हम इसमें आपने कंची खेला होगा, गोली खोला होगा जिसको हम कंची बोलते हैं, या छोटे छोटे बॉल कह लीजिए। तो बॉल इसमें अब ये क्या है कि इसमें कहा जाएगा कि कुछ रेड बॉल डाली जा रही हैं, कुछ क्या डाली जा रही हैं, ब्लैक डाली जा रही हैं, कुछ रेड कुछ ब्लैक। अब इसमें मान लीजिए 3 ब्लैक डाली गई, 3 ये ब्लैक हो गई, ये रेड हो गई, 3 ब्लैक 3 रेड। तो इसमें क्या है कि एक बार में रेड निकलने की प्रायिकता क्या है, तो एक बार में कितनी बॉल निकलेगी, एक बार में एक ही बॉल तो आप निकाल सकते हैं बाहर। तो एक बार में जब एक बॉल निकाल रहे हैं तो इसकी क्या है, रेड आने की प्रायिकता। तो रेड आने की प्रायिकता क्या है, 1/6। भाई 6 गेंदें हैं, 6 में से कोई एक ही तो निकलेगी, तो रेड आने की प्रायिकता आपकी। लेकिन यहाँ एक बार निकाल रहे हैं, एक बार निकाल रहे हैं तो एक बार में एक ही गेंद निकलेगी। अगर यही कहते कि ज़्यादा बार निकले तो ये प्रायिकता होगी। अप्रायिकता बहुत आसान होता है, प्रायिकता में बहुत बड़ी बात नहीं होती है। अप्रायिकता ज़्यादातर 3 नंबर का आता है आपको, और आपको प्रायिकता आराम से आ जाएगा। तो यहाँ देखा जाए अगर बच्चों, तो यहाँ प्रायिकता अगर देखें तो प्रायिकता का
प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन कम देखने को मिलता है, 3 या 5 नंबर का दिखेगा, लेकिन आपको सांख्यिकी जो है, सांख्यिकी अकेले आपको इसी में अथवा वगैरह करके ये 7 नंबर का क्वेश्चन आता है। और अगर सांख्यिकी को ढंग से आपने पढ़ लिया है तो 7 का 7 नंबर आप कर लेंगे और फिर आपका यहाँ से बेहतर नंबर। तो देखिए बच्चों, हम एक बार अपना कैलकुलेशन बता देते हैं जहाँ से आपको बेहतर अंक मिलते हैं। बेहतर अंक देने वाला ये होता है सांख्यिकी, यहाँ आपके नंबर कटने वाले नहीं होते, तरीके से आपने पढ़ा तो एक भी नंबर नहीं कटते हैं। दूसरी बात, अगर हम बात करें दूसरा कहाँ नहीं कटता है नंबर, आपका इकाई ज्यामिति, आपका निर्देशांक ज्यामिति में नहीं नंबर कटता है, एक भी नंबर नहीं कटेगा, चूंकि वहाँ गलती होने की 0% संभावना होती है। तीसरी बात अगर हम करें तो ये संख्या पद्धति में भी आपका 0% होता है, नहीं कटता है। और ऊंचाई, दीर्घ, त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति में क्या है, यहाँ पे कुछ बच्चे गलतियाँ थोड़ी बहुत करते हैं, लेकिन पहले जैसा अब नहीं है, सवाल है अब आसान आते हैं, इसलिए ये भी क्वेश्चन आपका पूरा आएगा अगर आपने ध्यान से पढ़ा है तो ये नंबर। और उसके बाद ज्यामिति जो है, ज्यामिति भी आसान होती है, ज्यामिति भी आपको आसान होती है। थोड़ा आपको परेशान कर सकता है क्या, मेंसुरेशन, और मेंसुरेशन परेशान तब कर सकता है जब आपको फार्मूला नहीं याद है, और जब फार्मूला आपको याद है तो मेंसुरेशन आपको तनिक भी परेशान नहीं करेगा, केवल फार्मूला याद रहे। दूसरी बात, प्रश्न कह क्या रहा है उसकी प्रकृति याद रहे। अगर उसका चित्र आपने फिगर बना लिया तो निश्चित रूप से उस सवाल को आपने आसानी से हल कर लेंगे। उसके बाद बीज गणित थोड़ी सी क्रिटिकल होती है बच्चों, क्योंकि इसमें बहुत सारे फार्मूले होते हैं, यहाँ कहीं भ्रमित हो सकते हैं, इसलिए यहाँ मैं मानता हूँ कि यहाँ नंबर कटने के चांसेस होते हैं। जो मुझे लगता है कि यहाँ नंबर कटने के चांसेस होते हैं, लेकिन फिर भी आपने अगर मेहनत कर रखा है, चूँकि 30 नंबर आपको विद्यालय से मिल रहे हैं, 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव होता है, वो भी आपको ही करने होंगे। अगर अच्छे से आपने किया है तो वो भी, लेकिन उसमें क्या होता है, लिख तो रहे नहीं कि हो सकता है मास्टर जी कृपा हो नंबर मिल ही जाए, इसमें तो कॉपी कंप्यूटर से चेक होनी है 20 नंबर की, अगर सही है तो पूरा नंबर, गलत है तो पूरा नंबर कटेगा। इसलिए क्या है कि 20 नंबर आपको ध्यान देके, लेकिन उस 50 में से मैं मानता हूँ कि 50 में से हमेशा जैसा कि मैंने देखा अपने बच्चों में कि वो 45 और 40 ऐसे पाते हैं, तो इसको हम 40 से 45 के बीच रखते हैं तो आपका यहीं 70 नंबर हो जाता है। फिर बच्चों बचता है वो 20 नंबर। वो 20 नंबर आपने तरीके से कर रखा है तो वो भी आराम से आपको 15-17 नंबर तो दे के ही जाता है। तो इसी प्रकार से देखा जाए तो 85 से 87 नंबर आपके कम से कम होंगे अगर आपने केवल पढ़ी है, केवल मैथ को आपने पढ़ी है। एक बार यहाँ पढ़ लीजिए, आपने विद्यालय जहाँ भी पढ़ रहे हैं वहाँ पढ़ लीजिए, उसके बाद 2 से 3 बार उसको रिवाइज कर लीजिए, इतने से कम नंबर मैथ में नहीं आने वाले हैं। और अगर आपने थोड़ी और मेहनत कर रखी है बच्चों, तो ये मेरा दावा है कि आप 95 से कम नंबर नहीं पाएंगे। अगर इससे कम पा रहे हैं तो ये मानिए कि आपने मेहनत नहीं किया है। जैसा कि पहले जैसा अब पेपर नहीं है, पहले जैसा अब एग्ज़ाम नहीं है, अब एग्ज़ाम को बहुत सरल और सहज बना दिया गया है। इसलिए अगर आप 95 से कम पाते हैं मेहनत करने के बाद, तो मानिए कहीं ना कहीं आप में कमी रही है। इसलिए बच्चों अब यहाँ तक हम आज सेशन को रखते हैं। कल से हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3। चैप्टर 3 में आपका क्या आएगा, बहुपद, वास्तविक संख्या हो चुका है, बहुपद हो चुका है, 2 चर वाला रैखिक समीकरण कल से मैं स्टार्ट करूँगा, वो सेशन स्टार्ट करूंगा कल से, 2 चर रैखिक वाला समीकरण। तब तक के लिए सभी बच्चों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई। आप लोग अपने जीवन को सफल करें, उज्जवल करें। और अगले सेशन में मैं ये लेके आऊँगा जहाँ भी आपको डाउट हो, चूँकि मैं देखिए अभी मेरे पास समय की थोड़ी पाबंदी है, इसलिए लाइव क्लासेस नहीं दे पा रहा हूँ। जैसे ही वो भी सेट हो जाएगा वो भी कर दूंगा, लाइव क्लासेस भी लेना स्टार्ट कर दूंगा, चूँकि टाइम जैसे ही मेरा सेट हो जाएगा। अभी सिर्फ रिकॉर्डेड क्लास आपके पास जा रही है। आपको जहाँ भी प्रॉब्लम हो, जो चीज़ें नहीं समझ में आए, जहाँ डाउट हो, कमेंट सेक्शन में, आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए, मैं इसका रिप्लाई हमेशा देता हूँ, हमेशा देता रहूँगा। चूँकि मेरा जुनून है, मैं बच्चों के प्यार के लिए पढ़ाता हूँ। और आप सभी जानते हैं कि छोटे से चैनल से बहुत अर्निंग नहीं की जा सकती। सिर्फ ये क्या है, ये प्यार है जिसको मैं कंटिन्यू रखता रहता हूँ, किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई वीडियो डालता रहता हूँ आपके प्यार के लिए, क्योंकि आपका प्यार मेरे लिए एक संबल है, एक बहुत बड़ा बल है। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं नए सेशन के साथ। तब तक के लिए सभी बच्चों को गुड डे, एंजॉय योर डे।